बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज छुट्टियों ने तो जो है ना वो मत मार दिया, छुट्टियां बहुत ज़्यादा दे दी हैं गवर्नमेंट ने। काम के बगैर वैसे ही सौ के बुरा हाल हो गया। आज आखिरी छुट्टी है, कल से इंशाल्लाह जो है ना वो काम पे चलेंगे। और जो काम करने वाले लोग हैं उनको तो इस बात का अंदाज़ा होगा कि कितना मुश्किल वक्त गुजरता है जो छुट्टी का होता है। खैर, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा कंटिन्यू होगा जो पिछला टॉपिक था हमारा शहादत का, गवाही का, जिसमें हमने वो मुकम्मल तौर पे डिटेल में जो है ना वो डिस्कस किया था कि जो तलबीदा गवाह है ना वो क्या होता है। तो तलबीदा गवाह के बारे में आपको बताया था मैंने कि वो जो कोर्ट विटनेस जिसको बोलते हैं, जिसको आप लोग आपके दावे के बाबत कुछ रिकॉर्ड उसके पास होता है और वो रिकॉर्ड वो बंदा पेश कर सकता है जिसको आप कोर्ट में बुलाना चाहते हैं, लेकिन वो आपके कहने पे नहीं आता। तो फिर आप कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोर्ट जो है ना, अदालत जो है ना वो अपने तौर पे उसको बुलाए और वो बुला के तो वो रिकॉर्ड जो है ना वो पेश करे और वो बंदा अपना बयान भी जो है ना वो अदालत में रिकॉर्ड करवाए। उसको तलबीदा गवाह बोलते हैं। और तलबीदा गवाह की ज़रूरत क्यों होती है वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा समझाया था कि तलबीदा गवाह जो है ना वो रीढ़ की हड्डी होता है आपके केस की, कि उसको बुलाना लाजमी है। जो भी आपके केस की बाबत रिकॉर्ड है वो तलबीदा गवाह ने पेश करना है और फिर वो आपके केस की जो है ना ऑथेंटिसिटी या इंटीग्रिटी वो 100% पे चली जाएगी और वो आपके हक में हो जाएगा। इसलिए तलबीदा गवाह के बारे में जो है ना वो मैंने सारी डिटेल जो है ना वो पिछली पोस्ट में, पिछली वीडियो में, पिछले लाइव सेशन में जो है ना वो मैंने बताई थी। आज हमने देखना है कि वो किस तरीके से बुलाया जाता है और अगर हम उस तरीके पे अमल नहीं करते तो फिर नुकसान क्या है। जिस वक्त अगर तो आपका केस कोई स्टे मैटर है या कोई डेक्लेरेटरी सूट है उसमें स्टे एप्लीकेशन लगी हुई है, इवन के विदाउट स्टे मैटर, जिस वक्त जवाब दावा आ जाता है तो उसके बाद अगर स्टे मैटर है तो एक स्टेज आती है कि स्टे एप्लीकेशन डिसाइड होनी है। हुक्म इम्तनाई की एप्लीकेशन जो दरख्वास्त होती है ना उसका फैसला करता है जज जो है ना, उसका फैसला करता है, अदालत उसका फैसला करती है। वो आपके हक में हो या उसके आपके खिलाफ हो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस वक्त वो डिसाइड होता है उसके बाद इशू फ्रेम करता है कोर्ट जो है ना, वो इशूज़ तनकीहात जिसको उर्दू में बोलते हैं, तनकीहात वज़ा की जाती हैं, इश्यूज़ फ्रेम किए जाते हैं। और जिस वक्त इश्यूज़ फ्रेम किए जाते हैं तो एंड के ऊपर एक लाइन लिखी जाती है कि दोनों पार्टियां इश्यूज़ फ्रेम होने के 7 दिन के अंदर अंदर अपनी फहरिस्त गवाहान पेश करें। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बाकी केसेस जो होते हैं ना, जो रेंट कंट्रोलर का केस है उसमें भी पहले गवाहान के एफिडेविट दे देते हैं। इसी तरह फैमिली केस में गवाहान की लिस्ट पहले जमा करवा देते हैं। इसी तरह ऑर्डर 37 में भी गवाहान के जो है ना वो नाम पहले दे देते हैं। लेकिन इसमें जो सिविल सूट है ख़ास तौर पे आपका, या जो दावा दिला पाने आपका सिविल कोर्ट में दीवानी अदालत में चल रहा है, उसमें जिस वक्त इशूज़ फ्रेम होंगे उस वक्त आपको जो है ना वो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि विद इन 7 डेज दोनों पार्टीज जो है ना वो फहरिस्त गवाहान पेश करें। अब इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि जो हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद अज़ां जो है ना वो इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जिसका हिसाब नहीं है। फहरिस्त गवाहान जिस वक्त आपने पेश करनी है उसमें आपने बाकायदा अपने प्राइवेट गवाहान और तलबीदा गवाहान का जिक्र करना है, उसमें राइट डाउन करना है, उसमें आपने लिखना है कि ये बंदे जो है ना इनके पास ये रिकॉर्ड है और ये बंदे मेरे कहने पे नहीं आ रहे, इसलिए इनको कोर्ट विटनेस जो है ना कोर्ट खुद उनको समन करके नोटिस करके उनको तलब करे और उनकी शहादत रिकॉर्ड करे। ये इसको फहरिस्त गवाहान बोलते हैं। इसका टाइम 7 डेज आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, यानी जिस वक्त ये आप ज़हन में नोट कर लें, आपको उस डेट पे पर्सनली मौजूद होना चाहिए जिस डेट पे तनकीहात वज़ा होती हैं, क्योंकि उस डेट पे आप पर्सनली आप केस में आपको फॉलो करें, केस में जाएं। जब तनकीहात वज़ा होती हैं उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपने फहरिस्त गवाहान जमा करवानी है, भले उसकी डेट महीने की हो, 2 महीने की हो,
जिस वक्त आपने फहरिस्त गवाहान जमा करवानी है उसके ऊपर आपने एक छोटा सा एक साइड पे लिख देना है कि लास्ट डेट ये थी, फहरिस्त गवाहान जमा करवाने की डेट ये है और नेक्स्ट डेट इसकी ये है, और वो आपने जमा करवानी है। जो उस कोर्ट का अहलमद होगा, जो उस कोर्ट का रिकॉर्ड कीपर जिसको आप बोलते हैं, जो साथ कमरे में अहलमद साहब बैठे होते हैं, उनको जमा करवानी है। फाइल निकलवा के उसमें वो रख देंगे और वो अगली डेट पे जो जज साहब उसको ऑर्डर में उसको इंक्लूड कर देंगे, फाइल के अंदर फाइल का हिस्सा बना देंगे। लेकिन जमा आपने 7 दिन के अंदर अंदर करवानी है। 7 दिन से बाद आप जमा करवाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर आप फहरिस्त गवाहान जमा नहीं करवाते तो उसकी तरफ आ जाते हैं। फहरिस्त गवाहान का तो आपको समझ आ गई कि फहरिस्त गवाहान क्या है। अगर आप फहरिस्त गवाहान जमा नहीं करवाते 7 दिन के अंदर अंदर और उसके बाद आप जमा करवाते तो जमा नहीं होगी, अदालत उसको जमा नहीं करेगी। फहरिस्त गवाहान जिस रूल के तहत वो ऑर्डर 16 रूल 1 वो क्लियर है इस बारे, CPC का ऑर्डर 16 रूल 1 मेरे वकील भाइयों के लिए वो क्लियर है इस बाबत कि आपने विद इन 7 डेज जो है ना वो फहरिस्त गवाहान जमा करवानी है। अब गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, आपने जमा नहीं करवाई, आपसे गलती हो गई, आप पहुंचे नहीं, आपने गवाहों के नाम नहीं दिए वकील साहब को, वकील साहब के क्लर्क साहब से गलती हो गई कि उन्होंने वो ऑर्डर नहीं पढ़ा, देखा नहीं, वकील साहब से मिस्टेक हो गई, वो छुट्टियों पे चले गए या कहीं बाहर चले गए या उन्होंने यानी कि उस पर इतना गौर नहीं हो सका क्योंकि आपने फॉलो नहीं किया। तो उस सूरत में क्या करना है? उस सूरत में ये है कि आपको फिर एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। अब जिस वक्त आप एप्लीकेशन मूव करते हैं तो उसके बाबत ऑर्डर 16 रूल 2 वो एक्टिवेट हो जाता है। वो कहता है कि आपको कोई गुड कॉज, कोई अच्छी रीजन देनी है कि आप फहरिस्त गवाहान पहले जमा क्यों नहीं करवा सके। और इस बाबत गुड कॉज ये नहीं है कि बस मिस्टेक हो गई, इस बाबत क्लियर अथॉरिटीज मौजूद हैं, इस बाबत बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन मौजूद हैं। मुझे कुछ याद भी हैं कि 2019 CLC 183 लाहौर हाई कोर्ट की है, ये आप नोट कर लें। इसी तरह 2018 YLR 2499 पेशावर हाई कोर्ट की है। इसी तरह 2018 YLR 2292 ये उसकी है, ये भी पेशावर हाई कोर्ट की है गालबन। तो ये आप नोट कर लें, ये इसी बाबत है कि अगर गुड कॉज मौजूद नहीं है, अगर गुड कॉज के तहत आपने उसमें शो नहीं की, गुड कॉज ये नहीं कि आपने यानी कि वो सिंपल कह दिया जी मुझसे गलती होगी, नहीं, गुड कॉज ये हो सकती है कि आपको उनके नाम अवेलेबल नहीं थे जिनके पास रिकॉर्ड है, वो आपने सर्च किया, फलां जगह से सर्च किया, फलां जगह से सर्च किया। गुड कॉज ये हो सकती है कि आप हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, आपको हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा साथ। गुड कॉज ये है कि आप फॉरेन में थे, बाहर गए चले थे फौरी तौर पे इमरजेंसी में किसी सूरत में। या गुड कॉज ये हो सकती है कि कोई ऐसा करीबी जिसकी डेथ हो गई है जिसकी वजह से आप बिजी रहें, लेकिन वो सारा कुछ विद एविडेंस आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। हाँ, अगर आप एप्लीकेशन में तलबीदा गवाह नहीं लिखते, सिर्फ प्राइवेट गवाह लिखते हैं, तो प्राइवेट गवाह की बाबत CPC क्लियर है कि जिस वक्त आपने अगर फहरिस्त गवाहान जमा नहीं भी करवाई तो प्राइवेट गवाहान आप अपनी मर्जी से कोर्ट में ला के करवा सकते हैं। जो कोर्ट में मौजूद है कोर्ट उनकी एविडेंस रिकॉर्ड कर लेगी। लेकिन तलबीदा गवाहान जो आपके केस की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके लिए अगर आपने फहरिस्त गवाहान जमा नहीं करवाई तो फिर आपके लिए मुसीबतें मुसीबतें हैं। क्योंकि उसके बाद अभी 2023 में भी एक केसला जो है ना बड़ा, वो भी मेरे पास नंबर नहीं है, शायद मेरे पास वो मेरे दूसरे मोबाइल में मैं देखता हूँ, तो उसमें ये है कि उसमें भी यही क्लियर कट ये बात बताई गई है कि आप जो है ना वो अगर आपके पास कोई गुड कॉज आप नहीं बयान कर सके, आप बता नहीं सके, तो उस सूरत में आप, हाँ है ये 2023 YLR 431, 2023 YLR 431, इसमें भी क्लियर कट यही लिखा गया है कि अगर गुड कॉज आपके पास नहीं है, कोई वजह ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से आप फहरिस्त नहीं जमा करवा सके, तो फिर आप दोबारा जमा नहीं करवा सकते, फिर आपकी फहरिस्त दोबारा जमा नहीं होगी। और इस वजह से कई केसेस जो है ना वो उड़ भी जाते हैं। हाँ, अगर सिर्फ आपने प्राइवेट गवाहान की हद तक आपने
फहरिस्त जमा करवानी है तो वो जमा हो जाएगी। बाद में एप्लीकेशन भी वो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, आपको कुछ कॉस्ट पड़ेगी तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर आप एप्लीकेशन नहीं भी देते या फहरिस्त भी जमा नहीं करवाते, आप वैसे भी प्राइवेट गवाहन करवाना चाहते हैं तो वो आपके हो जाएंगे। प्राइवेट गवाहन की हद तक किसी को कोई एतराज़ नहीं है, किसी कोर्ट को एतराज़ नहीं है। लेकिन चूंकि तलबीदा गवाहन, अब तलबीदा गवाहन जो है ना वो चूंकि उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है। अगर आपने किसी इंतकाल को चैलेंज किया है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपने किसी इंतकाल को चैलेंज किया है तो आपने पटवारी को बतौर गवाह उधर बुलाना है। वो इंतकाल की कॉपी, इंतकाल का रिकॉर्ड लेके आपके पास आएगा, उधर कोर्ट में आएगा और आके अपनी शहादत देगा। अगर वो नहीं करता तो फिर तो इंतकाल की ऑथेंटिसिटी आप साबित ही नहीं कर सकते। इसलिए तलबीदा गवाह जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो आपने फहरिस्त गवाहान तो जमा करवा दिया, उसके बाद सबसे पहले आपने प्राइवेट गवाहान जो है ना वो अपने एविडेंस में पेश करने हैं, जो कि आपके कम अज़ कम जो सिविल केस है उसमें कम अज़ कम 2 मस्ट होने चाहिए जो कि अथेंटिकेटेड हों, जो आपके मौक़िफ़ की मुकम्मल तौर पे तायीद करें। और कोशिश करें कि ऐसे गवाह हों जो वाकई रियल गवाह हों, क्योंकि वहाँ पे जाके वो हलफ उठाना है पहले आपने, जनाब आपने हलफ उठा के अगर झूठ बोलेंगे तो वो तो अल्लाह ताला के यहाँ आप बहुत शदीद किस्म के जो है ना वो गुनाहगार तस्वर होंगे। लेकिन ये हमारी अदालतों में क्या होता है, यही होता है। लेकिन ऐसे नहीं करें, आप सच्चा केस करें और सच की बुनियाद पे आप वही गवाह पेश करें जो कि वो गवाह मौजूद हैं। जैसे कि अगर आप आपके खिलाफ कोई आपने कोई हिबा चैलेंज किया हुआ है तो आप वो गवाह जो है ना वो पेश करें कि जो बताएं कि ये हिबा के वक्त जो है ना ये कोई मजलिस नहीं हुई, किसी किस्म का कोई तहसीलदार ने आके कोई अनाउंस नहीं किया या पटवारी ने आके किसी से नहीं पूछा कोई, यानी कि इस तरीके से जो वाकई अथेंटिकेटेड है। तो अगर उन्होंने हिबा की कोई जगह डिफाइन की हुई कि इस जगह पे ये हिबा किया गया, इस जगह पे ये मौजूद थे, तो अगर वो नहीं मौजूद थे तो वो आके वो गवाह पेश करेंगे जो वो शहादत देंगे वो उस वक्त मौजूद नहीं थे। या अगर आप कोई हिबा डिक्लेयर करवाना चाहते हैं या कोई इस गिफ्ट डीड डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो उसमें वो गवाह पेश करें जो डिक्लेरेशन के लिए ज़रूरी हैं, जो हिबा की डीड के अंदर लिखे हुए हैं। तकमील मुआहदा में जो आपने वो तकमील मुआहदा के वक्त जो गवाह उस वक्त मौजूद थे उन्हीं का नाम लिखें। वैसे तो हमारी प्रैक्टिसेस ही ऐसी हैं कि हम यानी कि वो झूठ की बुनियाद पे चलते हैं सारा कुछ। हमने कभी वो जिस वक्त हम इकरारनामा लिखते हैं, तहरीर करते हैं, तो गवाह तो मौजूद ही नहीं होते। उनका नाम वो शनाख्ती कार्ड का नंबर मंगवाई यार, वो शनाख्ती कार्ड का नंबर लिख लिया, उसका नाम लिख लिया, उसका एड्रेस लिया, मैं तेरी गवाही पहुँच लगा डैड साहब। तो इस तरह ना किया करें। प्रॉपर शहादत जो है ना, शहादत वो तो उसके बारे में तो इस्लाम भी बड़ा सख्त है कि जो झूठी गवाही देने वाला जो है वो झूठी गवाही की मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की हुई है, आप उसको देखें, आपको समझ आए कि अल्लाह ताला ने इसको किस तरीके से मना किया हुआ है कि झूठी गवाही देना जो है ना वो कितना शदीद नुकसान है, कितना शदीद अज़ाब है। तो टॉपिक से हट गए, हमारा टॉपिक था कि तलबीदा गवाह। फहरिस्त गवाहान आपकी जमा होगी। उसके बाद जिस वक्त आपने प्राइवेट गवाहान अपने 2 या 3 करवा लेने हैं, उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन हो जाना है। उसके बाद आपने फिर कोर्ट में एप्लीकेशन देनी है कि ये मेरे तलबीदा गवाहान है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि कोर्ट एप्लीकेशन नहीं मांगती, आज खुद से ही उनको पता फहरिस्त गवाहान दे के आप आपके वकील साहब बता सकते हैं कोर्ट को कि ये हमारे तलबीदा गवाहान हैं, इनके नोटिस इनके समन जारी करें। तो फिर कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोर्ट उनको हर सूरत में भले उनको बैलफ भेज के बुलाना पड़े, भले पुलिस की सपोर्ट लेके बुलाना पड़े, लेकिन कोर्ट उनको बुलाएगी। और जिस वक्त बुलाएगी और जो आपने साथ रिकॉर्ड लिखा हुआ है अगर उनकी एक्सेस में है, अगर उनकी पहुंच में है, अगर उनके पास मौजूद है तो वो लेके आएंगे। और उसके बाद आपकी फिर वो जो है ना वो अपने बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और दूसरे जो आपके मुखालफ जो वकील साहब हैं वो उसके ऊपर जो है ना वो क्रॉस एग्जामिन करेंगे। तो फिर आपकी जो है ना शहादत, जो ज़बानी शहादत है वो कंप्लीट होगी। ज़बानी शहादत जो है ना इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी आपकी, क्योंकि यानी कि आपने प्राइवेट गवाहान भी करवा लिए, आपने जो है ना तलबीदा गवाहान भी करवा लिए। तो इस वक्त तक आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है। इस वीडियो के बाद आपके ज़हन में ये बात ज़हन नशीन हो जानी चाहिए, कन्फर्म हो जानी चाहिए कि जिस वक्त इशू फ्रेम होने हैं आपने उस डेट पे वहाँ में मौजूद होना है। और उसी डेट पे इशू फ्रेम होने के बाद आपने अपने वकील साहब को गवाहों के नाम बैठ के डिस्कस करके गवाहों के नाम तहरीर करवाने हैं प्राइवेट। और तलबीदा गवाहान वो आपको आपके वकील साहब बुलाएंगे कि कौन कौन से ज़रूरी हैं, वो उन्होंने तहरीर करने एक फहरिस्त गवाहान तैयार करके आपने उस डेट पे
اپنے گھر واپس جانا ہے. یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے. اگر آپ اپنے کیس کو اچھے طریقے سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں, ون کرنا چاہتے ہیں, آپ اس میں ریلیف حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہے نا, یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو میں ہر ویڈیو میں 1 یا 2 پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں, ان کو یاد رکھا کریں اور ان کے اوپر عمل کیا کریں. تو باقی میں انشاءاللہ مزید بھی آپ کو جو ہے نا اب نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دستاویزی شہادت کیا ہوتی ہے. اس کے بعد کیونکہ وہ سٹیپ آتا ہے دستاویزی شہادت کا کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے سبمٹ کروائی جاتی ہے اور کہاں کہاں سے کون کون سے کیسے کیسے ڈاکومنٹس حاصل کرنے ہیں اور وہ کس طریقے سے جمع کروانے ہیں. تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کو یہ لیٹیگیشن والی مسائل سے بچائے, آپ کو عدالتوں کو چاہے پاکستان کی خاص طور پہ عدالتوں کو چاہیے سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاشرے میں عزت دے اور آپ ہنسی خوشی جو ہے نا وہ زندگی گزاریں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.